आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, जिसे हम EOQ भी कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है। तो अगर EOQ की बात की जाए या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात की जाए, तो ये वो नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं जो कंपनी ऑर्डर करती है ताकि कंपनी की जो इन्वेंट्री है उसकी टोटल कॉस्ट मिनिमाइज रहे। मतलब इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट को कम से कम करने के लिए कंपनी जो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर करती है, उन नंबर ऑफ यूनिट्स को हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है इन्वेंट्री की, तो इन्वेंट्री जो है वो कंपनी का करंट एसेट होता है। इन्वेंट्री वो चीज़ें होती हैं जो कंपनी ने अपने पास रखी होती हैं रीसेल करने के लिए, मतलब आगे बेचने के लिए। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट की बात की जाए, इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट की बात, तो इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट में बेसिकली ये तीन कॉस्ट आती हैं, जिनमें सबसे पहली कॉस्ट है होल्डिंग कॉस्ट, जो इस इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए, अपने पास रखने के लिए खर्चा आता है, उसे हम होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट या ऑर्डर कॉस्ट की बात आती है कि इस इन्वेंट्री को ऑर्डर करने पे जो खर्चा आता है उसे हम ऑर्डर कॉस्ट कहते हैं। और उसके बाद आ जाती है शॉर्टेज कॉस्ट, कि अगर इन्वेंट्री की शॉर्टेज हो गई है, अगर इन्वेंट्री कम पड़ गई है, तो उसकी वजह से जितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, जितना फालतू खर्चा कंपनी को उठाना पड़ता है, उसे हम शॉर्टेज कॉस्ट कहते हैं। अब यहाँ तक हम EOQ को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब अगर बात की जाए कि EOQ या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कंपनी क्यों कैलकुलेट करती है या क्यों यूज करती है, तो कंपनी अपनी इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में जानती है कि ऐसी कौन सी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो कंपनी ऑर्डर करे तो उसकी कॉस्ट मिनिमम रहे। तो इसका बेसिक मकसद जो है यहाँ पर इन्वेंट्री कॉस्ट को रिड्यूस करना है। उसके बाद कंपनी EOQ को कहाँ पर इस्तेमाल करती है, जहाँ पर कंपनी की डिमांड, उसकी ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट कांस्टेंट रहे एक लंबे अरसे के लिए, वहां पर कंपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को यूज करती है। और फर्दर अगर कंपनी की इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमाइज होगी तो अल्टीमेटली कंपनी जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को यूज करेगी, क्योंकि जब इन्वेंट्री की कॉस्ट मिनिमम होगी तो वो उसके थ्रू, जब कॉस्ट मिनिमम है, सेल्स में से कॉस्ट कम जाएगी, तो प्रॉफिट कंपनी का ज्यादा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मकसद ये है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। तो हम एज्यूम करते हैं कि एक कंपनी है स्पार्कल लिमिटेड कंपनी। कंपनी जो है वो एक क्लॉथिंग ब्रांड है, कपड़ा बनाती है कंपनी, और एक्चुअली ये ट्रेड करती है, मतलब कपड़ा खरीद कर आगे बेचती है। अब यहाँ पर कंपनी जो है वो जीन्स में डील करती है, तो कंपनी को जीन्स खरीदने के लिए जीन्स का ऑर्डर करना पड़ेगा। अब क्योंकि जीन्स वो बना नहीं रही बल्कि वो खरीद कर आगे बेच रही है, इसलिए जीन्स ही जो है वो कंपनी की इन्वेंट्री होगी। तो अब यहाँ पे अगर कंपनी ने ये जानना है कि कंपनी कितनी जीन्स ऑर्डर करें कि उसकी कॉस्ट मिनिमम रहे, तो उसके लिए क्या है कि कंपनी के पास तीन ऑप्शंस हैं। क्या कंपनी को 50 पेयर्स ऑफ जीन्स खरीदने चाहिए, या कंपनी को 28 पेयर्स ऑफ जीन्स की इन्वेंट्री खरीदनी चाहिए, या फिर 39 पेयर ऑफ जीन्स की इन्वेंट्री खरीदनी चाहिए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तीन हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इनमें से कितनी इन्वेंट्री कंपनी को खरीदनी चाहिए। और EOQ या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के थ्रू हमने ये कहा था कि जहां पर कंपनी की इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम होगी, कंपनी उस लेवल ऑफ जो यूनिट्स हैं उनको ऑर्डर करेगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे और ये जान लेंगे कि कितने यूनिट्स कंपनी को, इन तीनों में से कितने पेयर्स कंपनी को जीन्स के खरीदने चाहिए जिन पे उसकी कॉस्ट मिनिमम रहेगी। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ एक फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें ये कहा जाता है EOQ इज इक्वल्स टू 2DS डिवाइडेड बाय H। अब यहाँ पे EOQ जो है वो उन नंबर ऑफ यूनिट्स को शो करेगा जिन पर कंपनी की जो कॉस्ट है इन्वेंट्री की वो मिनिमम होगी।
डी जो है वो डिमांड इन यूनिट शो करेगा कि कंपनी को जीन्स की कितनी डिमांड आ रही है, डी इस चीज को शो करेगा। और एस जो है वो बेसिकली ऑर्डरिंग कॉस्ट को शो कर रहा है कि कंपनी ने जो जीन्स ऑर्डर करनी है उन पर कॉस्ट कितनी आ रही है। और ये जो एच है ये होल्डिंग कॉस्ट को शो करेगा कि कंपनी अगर अपने पास जीन्स को होल्ड करेगी, अपने पास जीन्स को रखेगी, तो उसको रखने के लिए उसको कुछ खर्चा बेयर करना पड़ेगा, उसे हम होल्डिंग कॉस्ट कह रहे हैं। जैसे लेट सपोज जीन्स मंगवा ली हैं और अब उनको वेयर हाउस में रखना है। अब जब जीन्स को वेयर हाउस में रखा जाएगा तो वेयर हाउस का रेंट भी कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो ये जो वेयर हाउस का रेंट है ये जीन्स को होल्ड करने के लिए है, तो इसलिए ये होल्डिंग कॉस्ट की एग्जाम्पल है। तो अब हमें EOQ का फॉर्मूला पता चल चुका है। अब फर्दर डिटेल्स के थ्रू हम ये जान लेते हैं कि कंपनी को कितने पेयर्स ऑफ जीन्स ऑर्डर करने चाहिए, जिसके लिए हम फर्दर एज्यूम करते हैं कि जो कंपनी है जो कपड़ा बेचती है उसने 1000 पेयर ऑफ जीन्स जो है 1000 पेयर ऑफ जीन्स एनुअली सेल करने हैं, बेचने हैं। और एक पेयर ऑफ जीन्स को होल्ड करने की जो कॉस्ट आ रही है वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 5 रुपीज आ रही है। और साथ ही साथ एक पेयर ऑफ जीन्स को ऑर्डर करने के लिए जो कॉस्ट आ रही है वो 2 रुपीज आ रही है। और ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ये फिक्स्ड है। तो हमने ये पहले ही बात की थी कि EOQ वहां पर कंपनी कैलकुलेट करती है जहां पर ये चीजें फिक्स्ड होंगी, कांस्टेंट रहेंगी एक लंबे अरसे के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास डिमांड भी जो है वो अवेलेबल है, होल्डिंग कॉस्ट भी अवेलेबल है और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी अवेलेबल है। अब यहाँ अगर फॉर्मूला देखें तो उसमें हमने 2 इंटू डी इंटू एस करना था, जिनमें जो डी था वो डिमांड इन यूनिट्स था। और एक बात हमने याद रखनी है कि ये जो डिमांड इन यूनिट्स होगी ये हमारे पास एनुअल डिमांड होगी। इसी तरह से अब अगर यहाँ अपने एग्जाम्पल में देखें तो हमें ये जो डिमांड दी गई है ये 1000 पेयर ऑफ जीन्स एनुअली गिवन है। अब हमने क्या करना है कि जो EOQ का फॉर्मूला था जो था 2 इंटू डी इंटू एस डिवाइडेड बाय एच, तो यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले में ये जो तमाम फिगर्स हैं इनको पुट करना है। तो अगर हम देखें तो 2 इंटू डी जो है वो एनुअल डिमांड है। एनुअल डिमांड हमें गिवन है 1000 पेयर ऑफ जीन्स की, तो यहाँ पे हम 1000 को लिख देंगे। एस जो है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें यहाँ ₹2 की अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। साथ ही साथ डिवाइड कर देना है हमने इसको होल्डिंग कॉस्ट से। तो अगर होल्डिंग कॉस्ट देखी जाए तो ₹5 ईच पेयर है और हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे ₹5 के साथ। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 28, मतलब 28 पेयर्स ऑफ जीन्स। अब इन 28 पेयर ऑफ जीन्स से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर कंपनी 28 पेयर ऑफ जीन्स को ऑर्डर करती है तो इसको ऑर्डर करने से कंपनी की जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाएगी। वो किस तरह से कि कंपनी कम नंबर ऑफ जीन्स जो है कम पेयर ऑफ जीन्स ऑर्डर करेगी। जब ऑर्डर कम करेगी तो उस ऑर्डर पर ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो कम लगेगी। इसी तरह जब कम जीन्स मंगाएगी तो उसको होल्ड भी कम करना पड़ेगा, तो कंपनी की होल्डिंग कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी। लेट सपोज कि इन जीन्स को 2 महीने के लिए होल्ड करना पड़ेगा। अब अगर 2 महीने के लिए होल्ड करना पड़ेगा तो वेयर हाउस का रेंट सिर्फ 2 महीने का होगा। लेकिन अगर इसी जीन्स को कंपनी 1 ईयर तक होल्ड करती है तो उसका रेंट ज्यादा होगा। तो इसलिए कंपनी कम नंबर ऑफ जीन्स ऑर्डर कर रही है ताकि उसकी होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट रिड्यूस्ड रहे। तो यहाँ तक हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में जान लिया है। अब इससे आगे हम EOQ की बेसिस पर एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो अभी तक की इस वीडियो में हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में जाना कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, कंपनी EOQ को क्यों यूज करती है, कहां पर यूज करती है और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को किस तरह से कैलकुलेट कर सकती है।